विरोधाभास यह है कि यह आख्यान इतना प्रभावशाली रूप ले चुका है कि आज यह अध्यापकों, फिल्म निर्माताओं और वाचाल राजनेताओं द्वारा बार बार दोहराया जाता है। अपोकैलिप्स नाउ, फुल मेंटल जैकेट और ब्लैक हॉक डाउन जैसी हॉलीवुड की सुपरहिट फिल्में चेतावनी देती है कि युद्ध वह नहीं है जिसे आप फिल्मों में देखते हैं। सेलुलाइट, गद्य या कविता में प्रतिस्थापित एक निचले तक के सैनिक की अनुभूतियाँ युद्ध का अंतिम प्रमाण बन चुकी है, जिनका सम्मान हर कोई करने लगा है। जैसा कि मजाक में कहा जाता है, एक लाइट बल्ब को बदलने में कितने वियतनामी अनुभवी लगते हैं। तुम नहीं जानोगे, तुम वहाँ नहीं थे। चित्रकारों ने भी घोड़ों पर सवार सेनापतियों और दांव पेचों के दिलचस्पी खो दी है। इसकी बजाय वे इस बात का चित्रण करने की कोशिश करते हैं कि एक आम सैनिक कैसा महसूस करता है। एक बार फिर द बैटल ऑफ ब्रेटनफील्ड और द बैटल ऑफ व्हाइट माउंटेन पर नज़र डालें। इसके बाद आगे की इन दो तस्वीरों को देखें जो 20वीं सदी की युद्ध संबंधी कला की महान कृतियाँ मानी जाती है। ओटो डिक्स की द वार और टॉम ली की डेथ 2000 यार्ड स्टेयर। डिक्स ने पहले विश्व युद्ध के दौरान जर्मन सेना में सार्जेंट के रूप में काम किया था। ली ने लाइव पत्रिका के लिए 1944 के पेलेलियो द्वीप के युद्ध की रिपोर्टिंग की थी, जहां वाल्टर और स्नेहर्स ने युद्ध को एक सैन्य और राजनीतिक हकीकत की तरह देखा था और हमें यह बताना चाहा था कि उन लड़ाइयों में क्या हुआ था। डिक्स और ली ने युद्ध को एक भावनात्मक हकीकत की तरह देखा और हमें यह बताना चाहा कि वह किस तरह महसूस होता है। उनको इस या उस युद्ध से सेनापतियों की महान प्रतिभा या रणनीति परक ब्योरों की परवाह नहीं थी। डिक्स का सैनिक बेरदा या ईप या सोम में रहा हो सकता है, लेकिन वह कोई भी जगह हो उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि युद्ध हर कहीं एक नर्क है। ली का सैनिक पेलेलियो पर महज एक अमेरिकी जीआई है, लेकिन आप ठीक वैसे ही 2000 गज की तख्तकी ईओ जीमा पर किसी जापानी सैनिक के चेहरे पर, स्टालिनग्राद में जर्मन सैनिक के चेहरे पर या डंकिर्क में किसी अंग्रेज सैनिक के चेहरे पर भी देख सकते हैं। डिक्स और ली के चित्रों में युद्ध का अर्थ रणनीतिपरक चालों या अलौकिक घोषणाओं से उत्पन्न नहीं होता। अगर आप युद्ध को समझना चाहते हैं तो पहाड़ी की चोटी पर खड़े सेनापति या आकाश में मंडराते फरिश्तों की ओर मत देखिए। इसकी बजाय सीधे एक आम सैनिक की आंखों में देखिए। ली के चित्र में मानसिक आघात के शिकार सैनिक की विस्मय से फटी आंखों से युद्ध की सच्चाई की दिशा में एक खिड़की खुलती है। डिक्स के चित्र में सच्चाई इस कदर असहनीय है कि उसे आंशिक तौर पर एक गैस मास्क के पीछे छिपाया जाना जरूरी है। युद्ध के मैदान के ऊपर कोई फरिश्ते नहीं उड़ते, बल्कि सिर्फ एक उजाड़ सहतीर पर एक सड़ता हुआ शव लटक रहा है और आरोप की मुद्रा में एक अंगुली से इशारा कर रहा है। इस तरह डिक्स और ली जैसे कलाकारों ने युद्ध के पारंपरिक सोपान क्रम को उलट देने में मदद की। पहले के युगों में अनगिनत युद्ध निश्चय ही उतने ही भयावह थे जितनी 20वीं सदी के युद्ध रहे हैं, लेकिन तब तक भयानक अनुभवों तक को एक ऐसे व्यापक परिप्रेक्ष्य में रखा जाता था जो उनको एक सकारात्मक अर्थ प्रदान करता था। युद्ध एक नर्क हो सकता था, लेकिन वह स्वर्ग का प्रवेश द्वार भी था। बैटल ऑफ व्हाइट माउंटेन में लड़ता हुआ सैनिक खुद से कह सकता था, यह सही है कि मैं दुख भोग रहा हूँ, लेकिन पोप और सम्राट कहते हैं कि हम एक अच्छे ध्येय के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए मेरा दुख अर्थपूर्ण है। ओटो डिक्स ने एक विपरीत किस्म के तर्क का इस्तेमाल किया था। उन्होंने निजी अनुभव को समस्त अर्थ के स्रोत के रूप में देखा। इसलिए उनकी चिंतन प्रणाली यह थी, मैं दुख भोग रहा हूँ और यह बुरा है, इसलिए सारा युद्ध ही बुरा है। इसके बावजूद अगर सम्राट और पादरी इस लड़ाई के पक्ष में हैं तो वे निश्चय ही गलत सोचते हैं। मानववादी विभाजन। अब तक हम मानववाद की चर्चा इस तरह करते रहे जैसे वह कोई एकमात्र सुसंगत विश्व दृष्टि हो। वस्तुतः मानववाद ईसाईयत और बौद्ध धर्म जैसे प्रत्येक कामयाब मजहब की नियति को साझा करता है। यह जैसे जैसे फैलता और विकसित होता गया वैसे वैसे कई परस्पर विरोधी पंथों में बंटता गया। सारे मानववादी पंथ मानते हैं कि मानवीय अनुभव प्रामाणिकता और अर्थ का श्रेष्ठतम स्रोत है, लेकिन इस मानवीय अनुभव की व्याख्या वे अलग अलग तरीकों से करते हैं।
मानववाद 3 मुख्य शाखाओं में विभाजित हुआ। पारंपरिक शाखा मानती है कि मनुष्य एक अनूठा व्यक्ति है जो अपनी एक विशिष्ट आंतरिक आवाज़ और अनुभव की कभी न दोहराई जाने वाली एक श्रृंखला को धारण करता है। हर मनुष्य प्रकाश की एक अद्वितीय किरण है जो एक अलग परिप्रेक्ष्य से दुनिया को प्रकाशित करती है और जो विश्व में रंग, गहराई और अर्थ का योगदान करती है। इसलिए हमें हर व्यक्ति को दुनिया को अनुभव करने, उसको अपनी आंतरिक आवाज़ का अनुसरण करने और अपने आंतरिक सत्य को अभिव्यक्त करने की अधिकतम संभव स्वतंत्रता प्रदान करना चाहिए। चाहे वो राजनीति हो, अर्थशास्त्र हो या कला हो, वैयक्तिक स्वाधीनता को राजकीय हितों का मजहबी सिद्धांतों से ज़्यादा महत्व दिया जाना चाहिए। व्यक्ति जितनी ज़्यादा स्वतंत्रता का उपभोग करता है, दुनिया उतनी ज़्यादा सुंदर, समृद्ध और अर्थपूर्ण बनती है। स्वतंत्रता पर इस बल के चलते मानववाद की पारस्परिक शाखा उदार मानववाद का सिर्फ उदारवाद के नाम से जानी जाती है। यह उदारवादी राजनीति है जो यह मानती है कि मतदाता बेहतर समझता है। उदारवादी कला मानती है कि सौंदर्य प्रेक्षक की निगाह में होता है। उदारवादी नैतिकी हमें सलाह देती है कि अगर हमें कोई काम करने से अच्छा महसूस होता है तो हमें उसे करना चाहिए। उदारवादी शिक्षा व्यवस्था हमें स्वयं सोचने की सीख देती है क्योंकि सारे जवाब हमें अपने अंदर ही मिलेंगे। 19वीं और 20वीं सदी के दौरान जैसे जैसे मानववाद उत्तरोत्तर सामाजिक विश्वसनीयता और राजनीतिक शक्ति हासिल करता गया, वैसे वैसे इसके भीतर से दो भिन्न शाखाओं के अंकुर फूटे। समाजवादी मानववाद, जिसने अपनी परिधि में प्रचुर मात्रा में समाजवादी और साम्यवादी आंदोलनों को समेटा, और विकासवादी मानववाद, जिसके सबसे प्रसिद्ध पैरोकार थे नाजी। ये दोनों शाखाएं उदारवाद से इस मायने में सहमति रखती थी कि मानवीय अनुभव प्रामाणिकता और अर्थ का चरम स्रोत है। दोनों में से कोई भी किसी लोकोत्तर सत्ता या किसी अलौकिक विधि संहिता में विश्वास नहीं करता। उदाहरण के लिए, अगर आपने कार्ल मार्क्स से पूछा होता कि किसी धुएं से भरे कारखाने में 10 साल के बच्चे के 12 घंटे की पाली में काम करने में क्या बुराई है, तो उन्होंने जवाब दिया होता कि इससे बच्चा बुरा महसूस करता है। हमें शोषण, दमन और गैर बराबरी से बचना चाहिए, इसलिए नहीं कि ऐसा ईश्वर ने कहा था, बल्कि इसलिए कि वे चीज़ें लोगों को दुख पहुंचाती है। लेकिन समाजवादी मानववादी और विकासवादी मानववादी दोनों इस ओर संकेत करते थे कि मानवीय अनुभव दोषपूर्ण होता है। उदारवादी सोचते हैं कि मानवीय अनुभव एक वैयक्तिक हकीकत है, लेकिन दुनिया में असंख्य व्यक्ति हैं और वे अक्सर अलग अलग ढंग से महसूस करते हैं और उनकी आकांक्षाएं एक दूसरे के विरोध में आती है। अगर सारी प्रामाणिकता और अर्थ वैयक्तिक अनुभवों से प्रभावित होते हैं तो आप इस तरह के विभिन्न अनुभवों के बीच के अंतर विरोध का समाधान किस तरह करेंगे? 15 जुलाई 2015 को जर्मन चांसलर मर्केल का सामना लेबनान की एक फिलिस्तीनी शरणार्थी किशोरी से हुआ जिसका परिवार जर्मनी में शरण चाहता था, लेकिन उसको जल्द ही देश निकाला दिया जाने वाला था। रीम नामक इस लड़की ने धारा प्रवाह जर्मनी में बोलते हुए मर्केल से कहा, यह देखना वाकई बहुत तकलीफदेह है कि किस तरह दूसरे लोग जीवन का आनंद ले रहे हैं, लेकिन मैं नहीं ले पा रही हूँ। मैं नहीं जानती कि मेरा भविष्य क्या होगा। मर्केल ने जवाब दिया कि राजनीति कठोर हो सकती है और समझाया कि लेबनान में सैकड़ों हजारों शरणार्थी हैं और जर्मनी उन सबको नहीं खपा सकता। इस व्यावहारिक जवाब से हतप्रभ होकर रीम फूट फूट कर रो पड़ी। मर्केल उस हताश लड़की की पीठ पर हाथ फेरने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन वे अपने फैसले पर अड़िग बनी रही। इसके बाद जो हंगामा खड़ा हुआ उसमें बहुत से लोगों ने मर्केल पर पत्थर दिल होने का आरोप लगाया था। आलोचना को शांत करने के लिए मर्केल ने अपना रुख बदला और रीम तथा उसके परिवार को पनाह दे दी गई। बाद के महीनों में मर्केल ने दरवाजे को और भी ज़्यादा खोलते हुए सैकड़ों हजारों शरणार्थियों को बाइज्जत जर्मनी में पनाह दी, लेकिन आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते। जल्द ही उन पर तीखे हमले करते हुए भावुकता का शिकार होने और पर्याप्त सख्त रवैया न अपनाने के आरोप लगाए जाने लगे। बहुत से जर्मन अभिभावकों को भय सताने लगा कि मर्केल के यूं पलटी खा जाने से उनके बच्चों के जीवन स्तर में गिरावट आएगी और वे शायद इस्लामीकरण की आक्रामक बाढ़ के शिकार होंगे। आखिर उनको अपने परिवार के अमन और खुशहाली को ऐसी नितांत अजनबियों की मदद की खातिर दांव पर क्यों लगाना चाहिए, जो मुमकिन है कि उदारवाद के मूल्य तक में विश्वास न रखते हो। हर कोई इस मसले को बहुत जोरदार ढंग से महसूस करता है। हताश शरणार्थियों और परेशान जर्मनों की अनुभूतियों के बीच के इस अंतर्विरोध का समाधान कैसे किया जाए?
उदारवादी इस तरह के अंतर्विरोधों को लेकर हमेशा बहुत चिंतित रहते हैं। लॉक, जेफरसन, मिल और उनके साथियों की भरसक कोशिशें इस तरह की समस्या के त्वरित और आसान समाधान उपलब्ध करा पाने में नाकामयाब रही। लोकतांत्रिक चुनाव करा लेने से भी कोई मदद नहीं मिलती, क्योंकि तब सवाल यह उठेगा कि इन चुनावों में मतदान कौन करेगा? सिर्फ जर्मन नागरिक या वे लाखों एशियाई और अफ्रीकी जो भी जर्मन में बस जाना चाहते हैं? एक समूह की भावनाओं पर दूसरे समूह की भावनाओं की अतिरिक्त तरजीह क्यों दी जाए? इसी तरह आप अरब इसराइल टकराव के मुद्दे पर 80 लाख इसराइली नागरिकों और अरब लीग राष्ट्रों के 35 करोड़ नागरिकों का मतदान कराकर इस समस्या का हल नहीं निकाल सकते। इस बात की जाहिर सी वजह है कि इसराइली इस तरह से जनमत संग्रह के नतीजों के प्रति सहमत महसूस नहीं करेंगे। लोग लोग लोकतांत्रिक चुनावों से बाध्य तभी महसूस करते हैं जब वे ज़्यादातर दूसरे मतदाताओं के बुनियादी सरोकारों को साझा करते हैं। अगर दूसरे मतदाताओं के अनुभव मेरे लिए पराये है और अगर मैं मानता हूँ कि वे मेरी भावनाओं को नहीं समझते और मेरे जीवन मरण से जुड़े हितों की परवाह नहीं करते, तो अगर मुझे 100 में से एक वोट भी प्राप्त होते, तब भी मैं इस फैसले को स्वीकार करने की कोई वजह नहीं देखता। लोकतांत्रिक चुनाव सामान्यतः सिर्फ उसी आबादी के भीतर कारगर होते जिसको आपस में जोड़ने वाले कुछ साझा सरोकार होते हैं, जैसे कि साझा मजहबी आस्था या राष्ट्रीय मिथक। ये उन लोगों के बीच की असहमतियों का समाधान करने का एक तरीका जो बुनियादी मुद्दों पर पहले से सहमत होते हैं। तदनुसार बहुत से मामलों में उदारवाद आधुनिक राष्ट्रवाद को करने वाली सदियों पुरानी सामूहिक पहचानों और जनजातीय भावनाओं के साथ एक रूप हो गया है। आज बहुत से लोग राष्ट्रवाद को उदारवाद विरोधी ताकतों के साथ जोड़कर देखते हैं, लेकिन कम से कम 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद उदारवाद के साथ बहुत घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ था। उदारवादी मनुष्य के अद्वितीय व्यक्तिगत अनुभवों की सराहना करते हैं। हर मनुष्य की विशिष्ट अनुभूतियाँ, अभिरुचियाँ और विचित्रताएं होती है जिनको अभिव्यक्त करने और जिनका मंथन करने की उसे तब तक आज़ादी मिलनी चाहिए जब तक कि वे किसी दूसरे को आघात न पहुंचाते हो। इसी तरह ज्यूसेपे मेच्चिनी जैसे 19वीं सदी के राष्ट्रवादी अलग अलग राष्ट्रों से अनूठेपन की सराहना करते थे। वे इस बात पर जोर देते थे कि बहुत से मानवीय अनुभव जातीय होते हैं। पोल का नृत्य आप खुद से नहीं कर सकते और जर्मन भाषा को खुद से आविष्कृत और संरक्षित नहीं कर सकते। शब्द, नृत्य, भोजन और पेय का इस्तेमाल करता हुआ हर राष्ट्र अपने नागरिकों के अलग अलग तरह के अनुभवों का पोषण करता है और अपनी स्वयं की विशिष्ट संवेदनशीलता को विकसित करता है। मेच्चिनी जैसे उदार राष्ट्रवादियों ने इन खास राष्ट्रीय अनुभवों की असहिष्णु साम्राज्य के हाथों कुचले जाने और छिन्न भिन्न किए जाने से रक्षा करने की कामना की और ऐसे राष्ट्रों के शांतिपूर्ण समुदाय की कल्पना की जिनमें से प्रत्येक राष्ट्र अपने पड़ोसियों को आघात पहुंचाए बिना अपनी जातीय अनुभूतियों को अभिव्यक्त करने और उन पर मंथन करने को स्वतंत्रता होता। यह आज भी यूरोपीय संघ की विचारधारा है, जिसका 2004 का संविधान कहता है कि यूरोप विविधता में एक है और यह कि यूरोप के विभिन्न समाज अपनी राष्ट्रीय पहचानों पर अब भी गर्व करते हैं। जर्मन राष्ट्र के विशिष्ट जातीय अनुभवों के संरक्षण का मूल्य उदारवादी जर्मन तक को इस बात के लिए सक्षम बनाती है कि वे अप्रवासियों की बाढ़ को इजाज़त देने का विरोध कर पाते हैं। निश्चय ही उदारवाद और राष्ट्रवाद के गठबंधन ने सारी समस्याओं का हल तो मुश्किल से ही किया, वहीं इसी के साथ साथ इसने बहुत सारी नई समस्याएं भी खड़ी कर दी। आप जातीय अनुभवों के मूल्यों की तुलना वैयक्तिक अनुभवों के मूल्य से कैसे करेंगे? क्या पोल्का नृत्य, ब्रासवर्स और जर्मन भाषा का संरक्षण लाखों शरणार्थियों को गरीबी और संभवतः मौत का सामना करने को छोड़ देने के लिए उचित ठहराता है? और तब क्या होता है जब राष्ट्रों के भीतर उनकी अपनी अस्मिता की परिभाषा को लेकर बुनियादी टकराव उठ खड़े होते हैं? जैसा कि 1933 में जर्मनी में, 1861 में संयुक्त राज्य अमेरिका में, स्पेन में 1936 में या 2011 में मिस्र में हुआ था। इस तरह के मामलों में लोकतांत्रिक चुनाव रामबाण दबाव मुश्किल से ही होते हैं, क्योंकि परस्पर विरोधी पक्ष इसके परिणामों का सम्मान करने की कोई वजह नहीं देखते। अंत में जैसे ही आप राष्ट्रवादी पोल का नाचते हैं, एक छोटा सा लेकिन महत्वपूर्ण कदम आपको इस विश्वास से कि आपका मुल्क तमाम दूसरे मुल्कों से भिन्न है, इस विश्वास की ओर ले जाता है कि आपका मुल्क बाकी मुल्कों से श्रेष्ठ है। 19वीं सदी के उदार राष्ट्रवाद को जर्मनों, इतालवियों, पोलिशों और स्लोवानियों
के अनूठे अनुभवों का सम्मान करने के लिए हाब्सबर्ग और ज़ारशाही साम्राज्य की ज़रूरत पड़ी थी। 20वीं सदी के उग्र राष्ट्रवादी दूसरे मुल्कों को फतह करने के लिए युद्ध और उन लोगों के लिए यातना शिविर तैयार करने के अभियान पर निकल पड़े थे जो अलग धुनों पर नाचते थे। समाजवादी मानववाद ने एक बिल्कुल अलग ही रास्ता चुना। समाजवादी उदारवादियों पर आरोप लगाते हैं कि वे हमारा ध्यान दूसरे लोगों के अनुभवों की बजाय हमारी अपनी अनुभूतियों पर केंद्रित करते हैं। हाँ, मनुष्य का अनुभव समस्त अर्थ का स्रोत है, लेकिन दुनिया में अरबों लोग हैं और वे सब उतने ही मूल्यवान हैं जितना मैं हूँ। जहाँ उदारवाद हमारी निगाह अंदर की ओर मोड़ता है और मेरे अनूठेपन तथा मेरे राष्ट्र के अनूठेपन पर बल देता है, वहीं समाजवाद मांग करता है कि मैं अपने प्रति और अपनी अनुभूतियों के प्रति मोह छोड़कर इस पर ध्यान दूं कि दूसरे लोग क्या महसूस कर रहे हैं और किस तरह मेरे कृत्य उनके अनुभवों पर असर डालते हैं। विश्व शांति हर राष्ट्र की विशिष्टता का जश्न मनाने से नहीं, बल्कि दुनिया के तमाम कामगारों को एकजुट करने से हासिल होगी। और सामाजिक समरसता हर व्यक्ति द्वारा आत्मरतिपूर्ण ढंग से अपनी अंदरूनी गहराइयों की छानबीन करने से नहीं, बल्कि हर व्यक्ति द्वारा अपनी आकांक्षाओं पर दूसरों की ज़रूरतों और अनुभवों को प्राथमिकता देने से हासिल होगी। एक उदारवादी इसका जवाब यह दे सकते हैं कि अपनी अंदरूनी दुनिया की छानबीन करते हुए वह दूसरों के प्रति अपनी करुणा और समझ विकसित करती है। लेकिन इस तरह के तर्क का लेनिन या माओ पर कोई खास असर नहीं हुआ होता। उन्होंने समझाया होता कि वैयक्तिक आत्मानुसंधान दयालु बुर्जुआ खोज है और यह कि जब मैं अपने आंतरिक स्रोतों के साथ रिश्ता बनाने की कोशिश करता हूँ तो पूंजीवाद के इस या उस जाल में मेरे फंसने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। मेरे मौजूदा राजनीतिक दृष्टिकोण, मेरे पसंद और नापसंद और मेरी रुचियाँ तथा महत्वाकांक्षाएँ मेरे प्रामाणिक स्रोतों को प्रतिबिंबित नहीं करती। इसकी बजाय ये मेरे पालन पोषण और सामाजिक परिवेश को प्रतिबिंबित करती है। वे मेरे वर्ग पर निर्भर करती है और मेरे पड़ोस और मेरे स्कूल द्वारा गढ़ी गई होती है। अमीरों और गरीबों दोनों के दिमाग में कुछ बातें जन्म के समय से ही कूट कूट कर भर दी गई होती है। अमीरों को गरीबों की उपेक्षा करना सिखाया जाता है, वही गरीबों को उनके वास्तविक हितों को नज़रअंदाज करने की सीख दी जाती है। कितना ही आत्मचिंतन या मनोचिकित्सा कोई मदद नहीं करेगी, क्योंकि मनोचिकित्सक भी पूंजीवादी व्यवस्था के लिए काम कर रहे हैं। दरअसल संभावना यह है कि आत्मचिंतन मुझे अपनी सच्चाई को समझने से और दूरी ही ले जाए, क्योंकि यह निजी निर्णय पर कुछ ज़्यादा ही ध्यान देता है और सामाजिक परिस्थितियों पर पर्याप्त ध्यान नहीं देता। अगर मैं अमीर हूँ तो मैं इस नतीजे पर पहुँच जाता हूँ कि ऐसा इसलिए है कि मैंने अक्लमंदी के साथ विकल्पों का चुनाव किया है। अगर मैं गरीब के दलदल में फंसा हूँ तो निश्चय ही मैंने कुछ गलतियाँ ही की होगी। अगर मैं अवसादग्रस्त हूँ तो इसकी पूरी संभावना है कि एक उदारवादी इसका दोष मेरे अभिभावकों के मध्य मत दे और मुझे जीवन के कुछ नए लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करे। अगर मैं यह संकेत दूँ कि मैं शायद इसलिए अवसाद में हूँ क्योंकि पूंजीवादियों द्वारा मेरा शोषण किया जा रहा है और इस प्रभावी सामाजिक व्यवस्था के अधीन इस बात की कोई संभावना नहीं है कि मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं, तो मनोचिकित्सक कह सकता है कि मैं अपनी अंदरूनी मुश्किलों को सामाजिक व्यवस्था पर थोप रहा हूँ और मैं अपनी माँ के साथ जिन विवादों को नहीं सुलझा पाया हूँ उनको पूंजीपतियों पर थोप रहा हूँ। समाजवाद के मुताबिक अपनी माँ, अपनी भावनाओं और अपनी ग्रंथियों पर बात करने में वर्षों का वक्त खर्च करने की बजाय मुझे खुद से यह सवाल करना चाहिए, मेरे मुल्क में उत्पादन के साधनों पर किसका अधिकार है? इस मुल्क के मुख्य आयात और निर्यात क्या है? हुक्मरान, राजनेता और अंतर्राष्ट्रीय बैंक व्यवसाय के बीच किस तरह का रिश्ता है? केवल प्रभावी सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था को समझकर और तमाम अन्य लोगों के अनुभवों को ध्यान में रखने पर ही मैं सच्चे अर्थों में यह समझ सकता हूँ कि मैं क्या महसूस करता हूँ। और सिर्फ कार्रवाइयों के माध्यम से ही हम व्यवस्था को बदल सकते हैं, लेकिन कौन व्यक्ति होगा जो तमाम इंसानों के अनुभवों को ध्यान में रख सकता हो और किसी नतीजे पर पहुँचने से पहले उन पर जायज़ ढंग से विचार करता हो। इसलिए समाजवादी आत्मानुसंधान को हतोत्साहित करते हैं और मजबूत सामूहिक संस्थाओं जैसे कि समाजवादी दलों और ट्रेड यूनियनों को स्थापित करने की पैरवी करते हैं, जिनका लक्ष्य हमारे लिए दुनिया की व्याख्या करना होता है। जहाँ उदारवादी राजनीति में मतदाता बेहतर समझता है और उदारवादी अर्थव्यवस्था में ग्राहक हमेशा सही होता है, वहीं समाजवादी राजनीति में राजनीतिक दल बेहतर समझते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था में ट्रेड यूनियन हमेशा सही होते हैं।
प्रामाणिकता और अर्थ अभी भी मानवीय अनुभव से आते हैं। राजनीतिक दल और ट्रेड यूनियन दोनों लोगों से ही बने होते हैं और दोनों ही मानवीय पीड़ाओं को मिटाने के लिए काम करते हैं। तब भी व्यक्तियों के लिए अपनी निजी अनुभूतियों की बात सुनने की बजाय राजनीतिक दल और ट्रेड यूनियन की बात सुनना अनिवार्य होता है। विकासवादी मानववाद के पास टकरावपूर्ण मानवीय अनुभवों की समस्या एक अलग ही समाधान है। डार्विन के विकासवादी सिद्धांत में अपनी जड़ें मजबूत से जमाते हुए ये इस बात पर जोर देता है कि टकराव एक ऐसी चीज़ है जिसका शोक मनाने की बजाय उसकी सराहना की जानी चाहिए। टकराव प्राकृतिक वरण का वो कच्चा माल है जो विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। कुछ मनुष्य दूसरे मनुष्य के मुकाबले सहज ही श्रेष्ठ होते हैं और अब इंसानी अनुभव आपस में टकराते हैं तो यह योग्यतम मनुष्य का कर्तव्य है कि वे अन्य सभी को कुचल दें। जो तर्क मानव जाति को जंगली भेड़ियों के विनाश और पालतू भेड़ों के निर्मम शोषण के लिए उत्प्रेरित करता है, वही तर्क श्रेष्ठ मनुष्य द्वारा हीन मनुष्य को कुचले जाने की इजाज़त देता है। यह एक अच्छी बात है कि यूरोपीय लोग अफ्रीकियों को जीत लेते हैं और अक्लमंद व्यापारी मूर्ख व्यापारियों को दिवालियापन की ओर धकेल देते हैं। अगर हम इस विकासवादी तर्क का अनुसरण करें तो मानव जाति धीरे धीरे मजबूत और काबिल होती जाएगी और अंततः अति मानवों को जन्म देगी। विकासवाद होमोसेपियंस पर जाकर ही नहीं ठहरा, अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। लेकिन अगर मानववादिकारों या इंसानी और बराबरी के नाम पर हम योग्यतम मनुष्य को अक्षम बना देते हैं तो यह स्थिति अति मानव के उत्थान को रोक देगी और होमो सेपियंस के क्षरण और विलुप्ति तक का कारण बन सकती है। आखिर वे श्रेष्ठ मनुष्य ठीक ठीक है कौन जो अतिमानव के आगमन की सूचना देती है? वे समूची प्रजाति को हो सकते हैं, कोई खास कबीले हो सकते हैं या कोई असाधारण वैयक्तिक प्रतिभाएं भी हो सकती है। वे जो भी कोई हो, जो चीज़ें उनको श्रेष्ठ बनाती है वे बेहतर योग्यताएं जो नवीनतम ज्ञान, अधिक उन्नत प्रौद्योगिकी, समृद्ध समाजों या अधिक सुंदर कला में रूपायित होती है। एक आइंस्टीन या एक बीथोवेन का अनुभव किसी पियकट कामचोर के अनुभव के मुकाबले ज़्यादा मूल्यवान होता है और उसको समान महत्व देते हुए बरतना हास्यास्पद है। इसी तरह अगर किसी राष्ट्र ने निरंतर मानव प्रगति का नेतृत्व किया है तो हमें उसको उचित ही उन दूसरे राष्ट्रों से श्रेष्ठ मानना चाहिए जिन्होंने मानव विकास में बहुत थोड़ा सा योगदान किया है या कोई योगदान ही नहीं किया है। नतीजतन ओटो डिक्स जैसे उदारवादी कलाकारों के विपरीत विकासपरक मानववाद यह मानता है कि युद्ध को लेकर मनुष्य का अनुभव न केवल मूल्यवान होता है बल्कि अनिवार्य भी होता है। द थर्ड मैन नामक फिल्म द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के तुरंत बाद के वियना को दर्शाती है। हाल ही के टकराव पर विचार करता हुआ हैरी लाइम नामक किरदार कहता है, आखिरकार यह उतना भयानक भी नहीं है। बोर्जियास के अधीन पिछले 30 सालों में इटली युद्ध, आतंक, हत्या और रक्तपात के दौर से गुजरा है, लेकिन उन्होंने माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंची और रेनेसां को पैदा किया। स्विट्जरलैंड के पात्रीवत प्रेम रहा, लोकतंत्र और शांति का उसका 500 सालों का इतिहास रहा और उन्होंने क्या उत्पन्न किया। कुकू घड़ी लाइम के लगभग सारे के सारे तथ्य गलत है। स्विट्जरलैंड शुरुआती दौर के आधुनिक यूरोप का संभवतः सबसे ज़्यादा खून का प्यासा कोना हुआ करता था और कुक्कू घड़ी वास्तव में जर्मनों द्वारा ईजाद की गई थी। लेकिन ये तथ्य लाइम के इस विचार के मुकाबले कम महत्व रखते हैं कि युद्ध का अनुभव मानव जाति को नई उपलब्धियों की ओर ले जाता है। युद्ध प्राकृतिक वरण को अंततः खुली छूट देता है। यह कमजोर को नेस्तनाबूद कर देता है और मजबूत, ताकतवर और महत्वाकांक्षी को पुरस्कृत करता है। युद्ध जीवन की सच्चाई को उजागर करता है और शक्ति, गौरव तथा विजय के संकल्प को जगाता है। नीत्शे ने इसका सार संक्षेप इन शब्दों में प्रस्तुत किया कि युद्ध जीवन का विद्यालय है और यह कि जो चीज़ मुझे मारती नहीं है वो मुझे और ज़्यादा मजबूत बनाती है। इसी तरह के विचार अंग्रेज सेना के लेफ्टिनेंट हेनरी जोन्स द्वारा व्यक्त किए गए थे। पहले विश्व युद्ध के दौरान पश्चिमी मोर्चे पर तैनात 20 वर्षीय जोन्स ने अपनी मृत्यु के 3 दिन पहले अपने भाई को एक खत भेजा था जिसमें उसने युद्ध के अपने अनुभव का इस जोशीली शब्दावली में वर्णन किया था। क्या तुमने कभी इस तथ्य पर विचार किया है कि युद्ध की भयावहताओं के बावजूद यह अंततः एक बड़ी चीज़ है? मेरे कहने का मतलब है कि इसमें व्यक्ति वास्तविकताओं के आमने सामने होता है। युद्ध में मूर्खताओं, स्वार्थीपन, विलासिता और शांति काल की दुनिया के 10 में से 9 लोगों द्वारा
जिए जाने वाले घृणित वाणिज्यिक किस्म के जीवन में निहित सामान्य धीरज की जगह वो वैसीपन ले लेता है जो कम से कम अधिक नेक और स्पष्टवादी होता है। इसे इस तरह देखो, शांति काल में इंसान अपना नगण्य जीवन जीता है, तुच्छताओं में संलग्न रहता है, अपनी सुख सुविधाओं की, पैसे संबंधी मसलों की और तमाम इसी तरह की चीज़ों की चिंता करता है। महज अपने लिए जीवित बने रहने की खातिर यह क्या ही घटिया जीवन होता है। दूसरी तरफ युद्ध में अगर तुम मारे भी जाते हो तब भी तुम यूं भी सिर्फ कुछ सालों के लिए इस अपरिहार्य नियति की प्रत्याशा करते हो और तुम्हें यह जानकर संतोष प्राप्त होता है कि तुमने अपने देश की मदद करने की खातिर जान दी है। वस्तुतः तुमने एक आदर्श को पूरा कर दिखाया है जो इस हद तक मैं समझ पाता हूँ साधारण जीवन में आप शायद ही कभी कर पाते हैं। कारण यह है कि साधारण जीवन एक वाणिज्यिक और स्वार्थ के आधार पर चलता है। अगर आप जैसे कि कहा होते कामयाब होना चाहते हैं तो आप अपने हाथ काले होने से नहीं रोक सकते। व्यक्तिगत तौर पर मैं अक्सर इस संयोग पर खुशी मनाता हूँ कि मुझे युद्ध में जाने का मौका मिला। इसने मुझे एहसास कराया है कि जीवन कितनी तुच्छ चीज़ है। मैं समझता हूँ कि युद्ध ने हर किसी को खुद से बाहर निकलने का एक अवसर दिया है। जैसे कि मैं कह सकता हूँ, निश्चय ही अपने बारे में बात करते हुए मैं कह सकता हूँ कि अपने पूरे जीवन में मैंने ऐसा प्रचंड उल्लास कभी महसूस नहीं किया था जैसा एक बड़े कर्तव्य की शुरुआत पर अनुभव किया था। उदाहरण के पिछले अप्रैल का इसके पहले के आधा घंटे की उत्तेजना की तुलना पृथ्वी की किसी चीज़ से नहीं की जा सकती। अपनी अत्यंत लोकप्रिय पुस्तक ब्लैक हॉक डाउन में पत्रकार मार्क बाउजिन इसी तरह की शब्दावली में 1993 में मागाजिसु में एक अमेरिकी सैनिक सान नेल्सन के युद्ध अनुभव का बयान करते हैं। इसका वर्णन करना बहुत कठिन है कि उसने कैसा अनुभव किया था। वह एक दैवीय आलोक के प्रकट होने जैसा था। मौत के करीब होते हुए भी उसने इतना संपूर्ण रूप से जीवित कभी महसूस नहीं किया था। उसकी जिंदगी के वे बेहद सूक्ष्म क्षण थे जब उसने मौत को अपने इतने करीब से गुजरते हुए महसूस किया था, जैसे कोई बहुत तेजी से आती दूसरी कार किसी अंधे मोड़ से मुड़ी हो और उससे सीधे टकरा जाने से बाल बाल बचकर निकल गई हो। आज के दिन तक वह इसी एहसास के साथ रहता आया था कि मौत ठीक उसके चेहरे के करीब सांस ले रही थी। एक के बाद एक पल तक लगातार 3 घंटे या उससे ज़्यादा देर तक युद्ध एक पूरी तरह से मानसिक और शारीरिक सजगता की अवस्था जैसा है। सड़क पर उन पलों के दौरान वह सान नेल्सन नहीं रह गया था। व्यापक दुनिया के साथ उसका कोई रिश्ता नहीं रह गया था। उसको कोई भुगतान नहीं करने थे। किन्हीं भावनात्मक बंधनों से वह बंधा हुआ नहीं था। कुछ भी नहीं। वह महज एक ऐसा इंसान था जो एक सूक्ष्म पल से दूसरे सूक्ष्म पल तक जीवित बना हुआ एक के बाद एक सांसें ले रहा था। इस बात के प्रति पूरी तरह चौकन्ना कि हर क्षण उसका आखिरी क्षण हो सकता था। उसको लग रहा था कि वो वैसा कभी महसूस नहीं कर पाएगा। एडोल्फ हिटलर में भी युद्ध के उसके अनुभव के बदलाव आया था और उसको ज्ञान प्राप्त हुआ था। मेन कम्प में वह बयान करता है कि किस तरह जब उसकी टुकड़ी अग्रिम मोर्चे पर पहुंची तो उसके कुछ ही देर बाद सैनिकों का शुरुआती उत्साह खौफ में बदल गया था, जिसके खिलाफ हर सैनिक को अंदरूनी आंतरिक लड़ाई लड़ना और उसके हाथों पराजय को टालने के लिए भरसक कोशिश करना जरूरी था। हिटलर कहता है कि उसने इस अंदरूनी लड़ाई 1915-16 के जाड़ों में जीत ली थी। वो लिखता है कि कम से कम मेरा संकल्प निर्विवाद मालिक था। अब मैं शांत और निश्चय से भरा हुआ था और यह चिरस्थायी था। अब नियति मेरी हिम्मत को झकझोरे बिना या मेरी बुद्धि का दिवाला निकाले बिना चरम परीक्षाएं ले सकती है। युद्ध के अनुभव ने हिटलर के समक्ष दुनिया की सच्चाई को उजागर कर दिया था। यह एक जंगल है जिस पर प्राकृतिक वर्ण के बेरहम नियमों की हुकूमत चलती है। जो लोग इस सच्चाई को स्वीकार करने से इनकार करते हैं वे जीवित नहीं बने रह सकते। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको न सिर्फ इस जंगल के नियमों को समझना जरूरी है बल्कि उनको खुशी खुशी अपनाना भी जरूरी है। इस बात को रेखांकित किया जाना चाहिए कि युद्ध विरोधी उदारवादी कलाकारों की भांति हिटलर ने भी साधारण सैनिकों के अनुभव का पवित्रीकरण किया था। वाकई 20वीं सदी की राजनीति में जनसाधारण के निजी अनुभव को प्रदान की गई अपरिमित प्रामाणिकता के लिए हिटलर का राजनीतिक जीवन हमारे पास एक श्रेष्ठतम उदाहरण है। हिटलर कोई वरिष्ठ अधिकारी नहीं था। युद्ध के 4 वर्षों में वो कॉर्पोरल के पद से ऊपर नहीं उठ पाया था। उसने कोई औपचारिक शिक्षा, कोई व्यावसायिक दक्षता प्राप्त नहीं की थी और उसकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि भी नहीं थी। वह कोई कामयाब व्यापारी या किसी यूनियन का कार्यकर्ता नहीं रहा था। उसके कोई रिश्तेदार या दोस्त ऊंचे पदों पर नहीं थे।
न ही उसके पास कोई उल्लेखनीय दौलत थी। शुरुआत में तो उसके पास जर्मनी की नागरिकता तक नहीं थी। वो एक कंगाल शरणार्थी था।